हम लगभग पिछले 1978 के कुंभ से यहाँ आ रहे हैं और दुनिया की दृष्टि एक दूसरे के देशों की तरफ है। एक सन्यासी ही जो परंपरा से जुड़ा हुआ है, वो इस प्रदेश का मुख्यमंत्री है और भारत का प्रधानमंत्री भी लगभग उसी स्वभाव का है, आध्यात्मिक पिंड है जिनका। यहाँ पर जो प्रबंधन हो रहा है वो अन्य कुंभों से हट करके प्रबंधन है। इस कुंभ में लगभग 40 से 50 करोड़ लोगों की आने की संभावना है। तपोभूमि तो यह है ही है। अब इसमें कल्पवास की परंपरा रही है। तो उस काल के बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, जिनको हम कणाद आदि कहते हैं, जिनको गौतम आदि कहते हैं, जिनको पतंजलि कहते हैं। उनका वैभव उस जमाने में कितना रहा होगा, आज पूरी दुनिया में उनका नाम है। कृष्ण जन्म स्थान का भी आंदोलन हमने चलाया, बाबा विश्वनाथ जी का आंदोलन हमने चलाया। आप राज्य माता का दर्जा दीजिए, राष्ट्र माता का दर्जा दीजिए, हम गाय के लिए अनुकूल वातावरण का निर्माण करेंगे। गौ संवर्धन बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष और निरंजनी अखाड़ा के महामंडलेश्वर स्वामी अखिलेश्वरानंद गिरी महाराज इस वक्त मेरे साथ हैं, जो प्रयागराज महाकुंभ में आए हुए हैं, जनसेवा भी कर रहे हैं और साधु संतों का जो संदेश है वो भी दे रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी। पहले आप तो मध्य प्रदेश के लिहाज से एक बहुत बड़ा नाम जो इस समय मेरे साथ मौजूद है, और यहाँ पहला सवाल तो ये है कि इस बार जो 2024-25 का ये जो कुंभ हो रहा है, ये दिव्य, भव्य और डिजिटल है। आप बहुत सारे कुंभ कर चुके हैं अपनी पूरी उम्र में, इस कुंभ को आप कितना विस्तारित और कितना अलग देखते हैं? देखिए, हम लगभग पिछले 1978 के कुंभ से यहाँ आ रहे हैं। हमारे यहाँ समय भी बदलता है और समय के साथ साथ हम हर समय आधुनिक होते हैं, यानी हम अद्यतन बने रहते हैं। तो दुनिया में आज हम जी रहे हैं ग्लोबलाइजेशन के युग में। आज दुनिया में हम जी रहे हैं सैटेलाइट के युग में, और इसलिए ग्लोबलाइजेशन के युग में पहले हम बहुत सिमटे हुए होते थे। अब जैसे जैसे संचार माध्यम विकसित हो रहे हैं, वो चाहे फिर इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यम हो या पेपर के माध्यम से हो, समाचार पत्रों के माध्यम से, दुनिया का एक दूसरे के यहाँ जा रहा है। तो इस दृष्टि से अगर इस संदर्भ को हम ध्यान में रखें तो हमारे यहाँ जो 12-12 वर्ष में कुंभ लगा करते हैं 4 स्थानों पर, 6-6 वर्ष में अर्धकुंभ लगते हैं, और जब विशेष मुहूर्त आ जाते हैं कई सैकड़ों वर्ष के बाद, तब फिर वो महाकुंभ की शक्ल ले लेते हैं। चूँकि संचार माध्यम बड़ी तेज़ी के साथ विकसित हुआ है और दुनिया की दृष्टि एक दूसरे के देशों की तरफ है। लोगों का खान पान कैसा है, वहाँ की सभ्यता कैसी है, वहाँ का कल्चर कैसा है, सब जानने की इच्छा लोगों को होती है। तो इस महाकुंभ के अवसर पर, जिसको डिजिटल कुंभ भी कहा गया है और सैटेलाइट के युग में है, तो इसका प्रचार बहुत तेज़ी के साथ हुआ। दूसरा, मध्य प्रदेश में या उत्तर प्रदेश में जो शासन का परिवर्तन हुआ, एक सन्यासी ही जो परंपरा से जुड़ा हुआ है, वो इस प्रदेश का मुख्यमंत्री है और भारत का प्रधानमंत्री भी लगभग उसी स्वभाव का है, आध्यात्मिक पिंड है जिनका। तो इसलिए अपनी चीज़ को, अपनी परंपरा को, अपनी संस्कृति को और अपने जीवन मूल्यों को हम पूरे दुनिया में प्रचारित प्रसारित करें। मीडिया का युग है, इसलिए उसका तो लाभ सभी लोग ले ही रहे हैं। तो इस दृष्टि से इसका प्रबंधन पक्ष भी लोग विचार कर रहे हैं कि अनुकूल शासन है, केंद्र भी अनुकूल है। तो यहाँ पर जो प्रबंधन हो रहा है वो अन्य कुंभों से हट करके प्रबंधन है। यहाँ पर जो गंगा में पुल बन गए हैं, सेक्टर्स का जो विधिवत विभाजन हुआ है और एक जिला घोषित कर दिया गया है, और उस जिले में जो प्रशासनिक अधिकारी होने चाहिए वरिष्ठ, वो सब नियुक्त किए गए हैं। और आगे की जो पिछले अनुभव के आधार पर जो आगे की संभावना हमें दिखाई पड़ रही है कि इस कुंभ में लगभग 40 से 50 करोड़ लोगों की आने की संभावना है। केवल भारत के ही नहीं बल्कि विदेशों के लोग भी यहाँ आना चाहते हैं और उन विजिटर्स के भी संदेश आ रहे हैं। तो कुछ तो यहाँ का प्रबंधन देखने के लिए आ रहे हैं, कुछ हमारी व्यवस्थाओं को देखने के लिए, कुछ हमारी परंपरा को जानने के लिए, कुछ तो यहाँ नदी का जो आश्चर्य है कि 3-3 नदियों की धारा यहाँ पर मिलती है। और इतने सारे लोग जब आएंगे तो उनका रुकने का मैनेजमेंट कैसा होगा, आवासीय मैनेजमेंट कैसा होगा, दुनिया को भी एक अलग संदेश दे रहा है। अलग संदेश दे रहा है। बिल्कुल स्वामी जी, एक सवाल और उठता है कि कुंभ जो शास्त्रों में व्याख्या की गई है कि कुंभ तपोभूमि मानी जाती थी। कुंभ में साधु संत आते थे, तप करते थे गंगा किनारे, यमुना किनारे, और उन साधु संतों के दर्शन के लिए ये लोग उमड़ते थे।
वर्तमान में जितनी भव्यता मैं इस पूरे कुंभ में देख रहा हूँ, क्योंकि भले ही हम दिव्य भव्य डिजिटल कुंभ का है, लेकिन जो बाबाओं की चाहे वो रहन सहन का ढंग हो, चाहे उनके आश्रम हो, वो बड़े लग्जरी जैसे मुझे यहाँ दिखाई दिए। तो क्या ये समय की मांग है या फिर बदलते परिवेश का असर है, जो रहन सहन में भी अब बदलाव देखा जा रहा है इस कुंभ में? वो तपोभूमि का महत्व क्या बचा है अब? आपका प्रश्न बहुत अनुकूल है और समसामयिक है। जब दुनिया बदलती है और एक नए प्रकार की रहन सहन की शैली, जिसको हम सभ्यता कहते हैं, सिविलाइजेशन कहते हैं, जब वो धीरे धीरे विकसित होता है देश काल परिस्थिति के अनुसार, और संसाधन और साथ साथ वित्तीय संसाधन जब लोगों के पास बढ़ते हैं, तो इस प्रकार का परिवर्तन होना स्वाभाविक है। जहाँ तक प्रश्न आपने तपोभूमि का किया है, तो प्रयाग की यह भूमि जहाँ पर कुंभ लगता है, हम जिस स्थान पर बैठे हैं, ये गंगा का गर्भ है। कल्पना करिए कि जब बरसात में गंगा यहाँ होती हैं अपने समय पर, तो जिस स्थान पर आज हम स्वतंत्र रूप से विचरण कर रहे हैं या बैठे हैं या बातचीत कर रहे हैं, यहाँ 40 से 50 फुट गंगा का पानी होता है, और गंगा स्वतः इस स्थान को छोड़ करके एक तट पे चली जाती हैं। कभी झूसे के तट पे जाती हैं, कभी इस तट पे आ जाती हैं। तो गंगा स्वयं अपना स्थान दे देती हैं और एक बहुत बड़ा विस्तार मैदान जैसा होता है। प्रबंधन की दृष्टि से भी हम सारा व्यवस्था करते हैं, और गंगा के इस मैदान में जहाँ पर इस समय शीतकाल है और यहाँ की बालुका जो है बिल्कुल शैत्य है, और ऐसे मौके पर जो भी आ रहा है वो तप की भावना से ही आ रहा है। तो तपोभूमि तो यह है ही है। अब इसमें कल्पवास की परंपरा रही है। लोग छोटी छोटी कुटिया बना करके, झुग्गी झोपड़ी टाइप की, और लोग रहते हैं। समय के साथ साथ सब कुछ बदला है, इसलिए जो कुछ भी यहाँ नवीनीकरण दिखाई पड़ रहा है, हम इसको ऐसा नहीं मानते कि ये भोग की सामग्री है। ये हमारी आवश्यकता है, युग के अनुकूल आवश्यकता है। इसलिए हमने कहा हम परंपरावादी हैं, लेकिन हम आधुनिकतावादी भी हैं। हम समय का स्वामी जी, एक सवाल और उठता है कि ये जो कुंभ है, ये सोशल मीडिया का कुंभ जैसा कुछ नजर आता है, क्योंकि जैसे एक साध्वी, एक शिष्या के कैलाशानंद गिरी महाराज जी की हैं, हर्षा रिछारिया जी उनका नाम है, और बहुत सुंदर साध्वी के नाम से उन्हें सोशल मीडिया पर बहुत तेज प्रचारित किया गया। एक IIT के मुंबई रिटर्न्स हैं, वो बहुत पढ़े लिखे हैं, फिर भी साधु संत बन गए हैं। तो मेरा सवाल यह है कि ये जो कंटेंट वायरल हो रहे हैं, जो लोगों को वायरल किया जा रहा है, क्या इससे कुंभ की गरिमा को ठेस पहुंच रही है, या उसकी जो वास्तविकता है वो कहीं ना कहीं छिन्न भिन्न हो रही है? लोग उसको देखकर ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं, बल्कि कुंभ की जो मर्यादा थी, जो गरिमा थी, जो धार्मिकता थी, उससे कहीं कम? देखिए, जब परिवर्तन होता है तो परिवर्तन के साथ सब कुछ स्वीकार किया जाना चाहिए। पुराने ज़माने के आप कह रहे हैं कि आज ये लोग IIT करके आए हुए हैं, या फिल्म क्षेत्र के जो ग्लैमर जिनको कहा जाता है, हर युग में ऐसा कुछ रहा है। मैं आपको 6 ऋषियों के नाम गिना देता हूँ। वो तो उस काल के बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, जिनको हम कणाद आदि कहते हैं, जिनको गौतम आदि कहते हैं, जिनको पतंजलि कहते हैं। उनका वैभव उस ज़माने में कितना रहा होगा, आज पूरी दुनिया में उनका नाम है। तो उस युग में भी वैज्ञानिक, उस युग में भी पढ़े लिखे लोग आया करते थे। भरद्वाज ऋषि, याज्ञवल्क्य ऋषि, महर्षि वेदव्यास जी, क्या ये गंवार थे? ये पढ़े लिखे लोग थे, और इतने पढ़े लिखे लोग थे कि उनके द्वारा जो सृजित किए गए शास्त्र हैं, उपनिषद हैं, जो संवाद के माध्यम से तैयार हुए हैं, वो आज पूरी दुनिया में प्रचारित हो रहे हैं। तो भारतीय संस्कृति का ये मजबूत पक्ष लोगों के दिल दिमाग में आना चाहिए। अच्छा, समय के साथ साथ कोई IIT पढ़ के आया, उस ज़माने कोई IIT जैसी कंसेप्ट नहीं होती थी, और उस ज़माने में फिल्म इंडस्ट्रीज़ ऐसी नहीं होती थी। तो खूबसूरती होना या कुरूप होना या लंबा होना या चौड़ा होना या नाटा होना या दुबला होना, ये तो प्राकृतिक संरचना है। इसको देख करके अगर लोग आकर्षित हो रहे हैं तो ये युग की अनुसार इसको माना जा सकता है, लेकिन इससे कुंभ की गरिमा कहीं भी क्षतिग्रस्त नहीं हो रही है। तपस्वी आज भी आ रहे हैं। इतना बड़ा जब निकलता है शाही यात्रा, जिसको अमृत यात्रा हमने कहा है, स्नान करने के लिए, अमृत स्नान करने के लिए हज़ारों की, लाखों की संख्या में नागा लोग जा रहे हैं, तो अपनी परंपरा का ही तो पालन कर रहे हैं। अब एक दो ऐसे ग्लैमराइज लोग आ गए हैं, और उनको मीडिया भी आपको मालूम होना चाहिए, 2012 में जब कुंभ हुआ था तो एक बालिका आ गई थी कहीं विदेश से, और नागा लोग जा रहे थे निर्वस्त्र दिगंबर,
और उसको कहीं लगा, वो विचार नहीं कर पाई और तत्काल उसने अपने कपड़े उतार के फेंक दी। तो उस समय की मीडिया ने वही सारे चित्र छापे थे। तो मीडिया का प्रचार करने का एक अपना तरीका होता है, मीडिया को भी आने की होड़ रहती है। और आज तो हम मीडिया के युग में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के युग में जी रहे हैं ना, तो इन बातों का भी प्रचार हो रहा है, लेकिन उन बातों का प्रचार भी बड़ी तेजी के साथ हो रहा है। लोग यहाँ ये सब देखने नहीं आ रहे हैं, लोग यहाँ की गंगा यमुना की महिमा सुनने आ रहे हैं। स्वामी जी, एक सवाल और बनता है, क्योंकि आपका जो बैकग्राउंड है गौ संवर्धन से जुड़ा हुआ है, गायों के को लेकर आपने बहुत सारे अभियान मध्य प्रदेश में शुरू किए गए हैं। इस महाकुंभ में भी गायों को लेकर क्या कुछ मंथन साधु संतों के बीच या इसका कोई निचोड़ इस महाकुंभ के बाद निकलेगा, ताकि गायों की रक्षा सुरक्षा के लिए कुछ काम हो सके? हाँ, विश्व हिंदू परिषद हमारी जो हिंदू समाज की प्रतिनिधि संस्था है और जिसने राम जन्मभूमि का आंदोलन चलाया और आज वो सफलता की चरम सीमा पर है। कृष्ण जन्म स्थान का भी आंदोलन हमने चलाया, बाबा विश्वनाथ जी का आंदोलन हमने चलाया। तो विश्व हिंदू परिषद और उससे जुड़ गए सारे हमारे देश के जितने भी हिंदू धर्माचार्य वरिष्ठ जन हैं, वो सब उस संस्था से जुड़े हुए हैं और समय समय पर हम इन मुद्दों को चर्चा में लाते रहे हैं। अभी हमारे पास परसों विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी आए थे और उन्होंने अपने 4-5 दिन के कार्यक्रम हमें सूचित किए हुए हैं। यहाँ पर संतों का सम्मेलन होगा, यहाँ पर धर्म संसद से जुड़े हुए संत आए हुए हैं, मार्गदर्शक मंडल की बैठक होगी, युवा संतों का सम्मेलन होगा। और ये जो गौ रक्षा का विषय है, ये बड़ी तेजी के साथ हम इसको उठा रहे हैं और इसकी चर्चा भी हम उसमें करेंगे। और हमारी मांग है कि देखो, कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि भाई गाय को राष्ट्रमाता घोषित करो, राज्य माता घोषित करो। कुछ राज्यों ने पहल भी की है कि हमारे राज्य में हम राज्य माता घोषित कर रहे हैं। ये विषय बड़ा भावनात्मक विषय है, जितनी भी बातें आ रही हैं हम उसका सम्मान कर रहे हैं, किंतु गाय के प्राणों को बचाना और गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा प्राप्त होना, जैसे शेर को दर्जा प्राप्त है संवैधानिक, हिरण को दर्जा संवैधानिक प्राप्त है, तो गाय को संवैधानिक दर्जा दे करके और उसे संवैधानिक प्राणी घोषित करवा करके और उसके लिए वो सारा वातावरण निर्माण करना। हमारे देश में कहीं भी कत्ल खाना ना हो गाय के नाम पर, हमारे देश से गोमांस की कहीं सप्लाई ना हो, और जो बंदरगाहों से मांस सप्लाई आदि होती है जैसे भेड़ बकरे के, उसमें ये चेकिंग करने का कोई बैरियर तो ऐसा लगाओ कि गाय का मांस तो नहीं जा रहा है। जब हम पूरा वातावरण बना लेंगे गाय के लिए कि, और फिर संविधान की मंशा भी है, संविधान के अनुच्छेद 48 के अंतर्गत भारत का संविधान कहता है कि गाय की रक्षा करने का अधिकार जो है वो राज्यों को दिया गया है। और अब तो बड़ी अनुकूल सरकारें राज्यों में हैं, तो हम उन सरकारों से आग्रह करेंगे कि आप ऐसा वातावरण पहले निर्माण करिए, कठोर कानून बनाइए, कानून बना करके कुछ नियम निर्देश बनाइए और उसके बाद आप राज्य माता का दर्जा दीजिए, राष्ट्रमाता का दर्जा दीजिए। हम गाय के लिए अनुकूल वातावरण का निर्माण करेंगे और संवैधानिक दर्जे के साथ करेंगे तो गाय तो विश्वस्त मात्रा, गावो विश्वस्त मात्रा कहा गया है। तो इस प्रकार का मंथन भी यहाँ पर होने वाला है और ये वातावरण बनाएंगे हम। और सारे साधु संत देश के यहाँ एकत्रित हुए हैं, वे सब मिल करके इस दिशा में चिंतन कर रहे हैं। धर्मांतरण रोकना, इसका कठोर कानून बने। धर्मांतरण के अलावा हमारे देश में जो ललकार रहे हैं देश की एकात्मता, अखंडता, सामाजिक समरसता के विरुद्ध, उन सब विषयों पर भारत के संत महात्मा विचार कर रहे हैं और ये विषय बड़ी तेजी के साथ उठने वाला है, निश्चित रूप से उठेगा ये। तो ये थे हमारे साथ स्वामी अखिलेश्वरानंद गिरी महाराज, जिनका कहना है कि इस प्रयागराज महाकुंभ से गायों की रक्षा के लिए भी एक बहुत बड़ा निचोड़ निकलेगा। कैमरामैन नवीन के साथ दुर्गेश कुमार, विस्तार न्यूज।